नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। एक युद्ध एशिया के एक छोर पर चल रहा है और दूसरा युद्ध यूरोप के सिरे पे। दोनों युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में बार बार युद्ध विराम की बात हो रही है, लेकिन हर किसी को अपनी तरह का युद्ध विराम चाहिए। अब जाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम को मंजूरी मिली है, लेकिन इसको लेकर अमेरिका इजराइल ही बटे दिख रहे हैं। इजराइल अड़ा है कि जंग नहीं रुकेगी और अमेरिका सफाई दे रहा है कि यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है। गाजा की जंग शुरू हुए लगभग 6 महीने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तुरंत प्रभाव से वहां सीज फायर लागू करने की मांग की है। ये पहली बार है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने युद्ध विराम की मांग की। इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका इस वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले की तरह इस बार अमेरिका ने प्रस्ताव पर वीटो का अधिकार इस्तेमाल नहीं किया। बाकी सभी 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की और इस तरह गाजा में तुरंत संघर्ष विराम लागू करने की मांग करने वाला प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पारित कर दिया गया। लेकिन ये प्रस्ताव क्या हासिल कर पाएगा? नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को वीटो न करने के लिए अमेरिका की निंदा की है। कहा कि इससे युद्ध में उसके प्रयासों और 7 अक्टूबर को हमास द्वारा बंधक बनाकर ले जाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए हो रही कोशिश को नुकसान पहुंचा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव को नजरअंदाज करते हुए नेतन्याहू ने इजरायली हमले जारी रखने का भी ऐलान किया है। हमें गजा में जंग रोकने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है जब तक हम सभी अपहृत लोगों को घर लौटा नहीं लाते। अगर हम गजा में किसी साफ और निर्णायक फैसले तक नहीं पहुंचते तो इससे हम उत्तर की ओर युद्ध के और करीब जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका के इस वोटिंग में हिस्सा न लेने का मतलब क्या है? यूएनएससी में सीज फायर पर प्रस्ताव को पारित होने देना यह दिखाता है कि राष्ट्रपति बाइडेन तय कर चुके हैं कि सिर्फ कड़े शब्द इजराइल के लिए नाकाफी हैं। साथ ही व्हाइट हाउस और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच कड़वाहट वाली स्थिति भी उजागर हो गई है। अमेरिका का वोटिंग में शामिल न होना इजराइल को नापसंद गुजरा। प्रतिक्रिया स्वरूप इजराइल ने अपने प्रतिनिधि मंडल की अमेरिका की प्रस्तावित यात्रा को रद्द कर दिया है। I gotta tell you, Steve, मैं आपको बताऊं कि इससे हम हैरान हैं। कुछ बातें की जानी चाहिए। दरअसल पहली बात तो ये है कि ये बाध्यकारी प्रस्ताव नहीं है, तो इसका इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ना है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, इससे हमारी नीतियों में कोई बदलाव नहीं दिखता। इसमें एक निरंतरता है। उधर इजिप्ट और यूएस के समर्थन से कतर की अगुवाई में हो रही बातचीत नाकाम रही है। ये बातचीत यूएन सीज फायर के प्रस्ताव से अलग है। खबर है कि इजराइल का दल इस बातचीत से बाहर निकल आया है। उनका कहना है कि इजराइल हमास की बेजा मांगों के आगे नहीं झुकेगा। नेतन्याहू का कहना है कि यूएन प्रस्ताव से हमास के हौसले और बुलंद हैं और इसलिए हमास ने बंधकों को छोड़ने और सीज फायर पर चल रही बातचीत को नकार दिया है। हमास बंधकों को छोड़ने को राजी नहीं। इजराइल यूएन के सीज फायर के प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं। ऐसे में सुरक्षा परिषद का ये युद्ध विराम का प्रस्ताव क्या हासिल कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अक्टूबर 7 को हुए हमले में फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास ने 1160 लोगों को मारा था। साथ ही 250 लोगों को बंधक बनाया गया था, जिसमें इजराइल के अनुसार अब तक 130 गाजा में ही हैं। लेकिन हमास के हमले के जवाबी कार्रवाई में अब तक 32,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। इससे बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं खीवराज जागिर, जो बेन गुरियन यूनिवर्सिटी तल अवीव में हैं, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्व राजनयिक मंजू गुप्ता। बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद आपके समय के लिए। खीवराज जागिर, अमेरिका का ये यूएन के प्रस्ताव से अलग रहना, एब्सटेन करना वोटिंग से, लेकिन साथ साथ यूएनएससी का जो प्रस्ताव पारित हुआ है सीज फायर के लिए, वहां पर इमीडिएट सीज फायर हो, इस सीज फायर को आप किस तरह से प्ले आउट होता हुआ देखते हैं? अमेरिका एक तो एब्सटेन भी करता है, फिर ये भी कहता है कि ये जरूरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है ये सीज फायर। इजराइल का कहना है कि हम इस जंग को कैसे रोक सकते हैं, हमारे पास कोई मॉरल राइट नहीं है। इधर हमास जो है वो बातचीत के लिए जो चल रही है एक अलग तरफ कतर में
वहां पर भी कुछ हल नहीं निकल रहा है, तो ये जो सीज फायर इसका मतलब क्या होगा जमीन पर? नगमा जी नमस्कार। इस सीज फायर की अहमियत तो बहुत है, और वो अहमियत दरअसल इजराइल की आने वाले दिनों में नीति को लेके है। इसका सीधा असर लड़ाई पे तो नहीं पड़ेगा, पर इजराइल की जो रणनीति रही है गाजा के अंदर पिछले 5.5 महीने में, उससे अब अमेरिका अपने आप को अलग करना चाहता है। अमेरिका की 3 बड़ी मांगे हैं जो इजराइल ने पिछले 2 महीने से एकदम नकार दी। पहली, जब अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके विदेश मंत्री ने कहा कि आप पोस्ट हमास हमास के बाद गाजा के अंदर किस तरह की व्यवस्था होगी इस पे बात करें, और अमेरिका का ये कहना था कि आप जब तक गाजा के अंदर किसी और को नहीं आने देते या फिलिस्तीनियन अथॉरिटी को नहीं आने देते, तो मिलिट्री का रूल वहां एक ऑप्शन नहीं हो सकता, आप गाजा को रीऑक्यूपाई नहीं करेंगे। दूसरी जो बड़ी बात थी कि इसराइल ने ह्यूमैनिटेरियन एड को लेकर लापरवाही बरती। लोगों का भूखमरी से मरना कई महीनों और हफ्तों से खबर में है, पर इसराइल का इस तरफ ध्यान बिल्कुल कम रहा है, और उसके चलते एक जो ह्यूमन मतलब मानव त्रासदी कहिए, उसके जी। प्रति इसराइल का जो रुख रहा है उससे अमेरिका बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और जो तीसरी बात है कि इसराइल और खासकर नेतन्याहू ये चाहते हैं कि ये लड़ाई मिलिट्री ही जारी रखे। एक रफा करके जो लास्ट पार्ट है साउथ का, वहां पे लड़ाई को लेके पिछले 1 महीने से इसराइल और अमेरिका के बीच में मतभेद चल रहे हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि वहां कार्रवाई हो, और इसराइल चाहता है कि वहां कार्रवाई हो। नेतन्याहू इस अतिवाद को एक तरह से अमेरिका से मनवाने की कोशिश कर रहे थे, और अमेरिका का ये कहना था कि आप अब हमारा साथ एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो इस रेजोल्यूशन का जो सबसे बड़ा मतलब कि ये असर है, वो अमेरिका और इसराइल के संबंधों पे पड़ा है। हम्म। गाजा की लड़ाई न जी। रुकने में सबसे बड़ी मुश्किल हमास भी है। आपने ठीक कहा कि पिछले 1 महीने से चल रही बातचीत को कल हमास ने ठुकरा दिया। हमास ने इस रेजोल्यूशन के बाद एक तो अमेरिका का धन्यवाद कहा कि उन्होंने वीटो नहीं किया, और दूसरा कहा कि अब हम सीज फायर की बात नहीं मानेंगे जब तक कि पूरा युद्ध खत्म ना हो जाए और इसराइल की पूरी सेना गाजा के बाहर न निकल आए। हम्म। तो एक तरह से हमास अपने अतिवाद पे चला गया है, और नेतन्याहू अपने अतिवाद के चलते इसराइल और अमेरिका के संबंधों को बहुत बड़ी हम्म। मुश्किल में डाल चुके हैं जी। पिछले इसने 1 महीने इसको इसको आपने बहुत अच्छी तरह से समाप्त किया कि यहाँ पर दो बहुत बड़ा डिवीजन नजर आ रहा है। तो ये सीज फायर अपने आप में महत्वपूर्ण बहुत हो सकता है, लेकिन जमीन पर युद्ध पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका, यहाँ पे अमेरिका और इजराइल के संबंधों पे सवाल है। नेतन्याहू के अतिवाद की वजह से इधर हमास का अतिवाद है। तो ये जो दो पक्ष हैं, इसमें मंजू सेठ, आपको अमेरिका और इजराइल के जो रिश्ते हैं, इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी, उसका एलाय अमेरिका रहा। इस लड़ाई में भी अमेरिका लगातार इजराइल के साथ खड़ा रहा, लेकिन अब जो स्थिति दिखती है, यूएनएससी में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें अमेरिका अब एब्सटेन करता है। पिछली बार कई बारों दफा की तरह वो वीटो नहीं करता है, और अमेरिका के इस फैसले के मतलब जाहिर है कि ये दिख रहा है कि रिश्ते इन दोनों के अब सही नहीं है, और अमेरिका भी इस अतिवाद से, नेतन्याहू की पॉलिसीज से कुछ तंग है। और लेकिन साथ साथ वो ये भी जब कहते हैं कि ये जो प्रस्ताव है ये बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, इन दोनों के रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है? उतार चढ़ाव किस तरह का है? बिल्कुल नगमा जी, हम देख रहे हैं पूरी जब से लड़ाई शुरू हुई है, यूएस जरूर उनके साथ खड़ा हुआ है इसराइल के साथ, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहा है कि सिविलियन डेथ्स जो हैं वो बंद करिए आप यहाँ। लेकिन इसराइल बिल्कुल मानने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे हॉस्टेजेस पहले आप इतने जो इन्होंने रखे हुए हैं उनको रिलीज किया जाए। और इस पर्टिकुलर अभी तक इसीलिए वो वीटो करते आ रहे थे क्योंकि वो खड़े थे इसराइल के साथ, और इसराइल को साथ में प्रेशर डाल रहे थे कि ह्यूमैनिटेरियन एड आप करिए और अलाउ करिए, और इसको थोड़ा लड़ाई वहाँ रफा तक मत जाइए एक्सेट्रा। लेकिन इसराइल बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था। तो इस वक्त वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं बाय एब्सटेनिंग, आई थिंक, कि आप ये बंद करिए, रफा तक आप नहीं जा सकते। लेकिन जैसे अभी हम देख रहे हैं जो आज ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, इससे जरूर खटास थोड़ी बहुत दोनों के रिश्तों में आ गई है। हालांकि यूएस कह रहा है कि हमारी पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं आया है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि बिल्कुल यूएस अपने वादे से पीछे हट गए हैं, और इससे
जो उनको डर है और जो हमास का रिएक्शन है उससे भी लगता है कि अब हमास हॉस्टेजेस रिलीज करने में बिल्कुल कोई भी अपना इरादा दिखा रहे हैं कि नहीं करेंगे। और वो कह रहे हैं सारे पैलेस्टीनियंस जो इसराइल के पास है पहले आप वो रिलीज करिए, पहले आप अपनी, अब उन्होंने कंडीशंस रखनी शुरू जी कर दी है। तो इससे दोनों इसराइल और यूएस में बिल्कुल खटास आ गई है। लेकिन ऑन द ग्राउंड अभी भी क्या आगे चल के इसराइल मुझे लगता नहीं कि मानेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें हॉस्टेजेस वापस चाहिए, वो अपने बिल्कुल लगे हुए हैं। तो सभी और हमास ने जी सभी जो स्ट्रॉन्ग है वो कर दिया अपने अपने तरीके के पोजीशन। युद्ध विराम पर अड़े हैं। ग्राउंड की आप बात ने आपने की, तो युवराज जागिर चूंकि आप तेल अवीव में हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ और आप लगातार इसको देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, इस पर आपकी नज़र बनी हुई है। ज़मीन पर क्या असर आप देख रहे हैं होते हुए अब आज के बाद, मतलब इजरायली हमले जो हैं खास करके रफ़ा जैसे जगहों पे, क्या उसमें कुछ कमी आ सकती है? क्या वहाँ पर स्थिति लग रही है अभी? क्योंकि इसराइल के अंदर सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा रोष है। अब हर शनिवार को पिछले एक महीने से सरकार के खिलाफ बहुत बड़े लाखों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप युद्ध रोकिए और आप बंदियों को छुड़ाने के लिए हमास के साथ समझौता करिए। नेतन्याहू जिस अतिवाद की राजनीति में फंसे हैं, वो समझौता करेंगे तो उनकी सरकार गिर जाएगी। तो वो समझौता इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उससे बंदी ना छूटेंगे, बंदी छूट जाएंगे, पर उनको अपनी सरकार बचाने की फिक्र ज्यादा है। इसराइल के जो रक्षा मंत्री हैं वो अभी अमेरिका में है। कल रात को जब अमेरिका के रिजोल्यूशन के बाद जब इसराइल ने कहा कि अब हम अपने दो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिसर वहां नहीं भेजेंगे, दरअसल वो दोनों ऑफिसर अमेरिका जाके रफा का एक प्लान अप्रूवल करवा के लाने वाले थे। तो गरज आज के दिन में इसराइल की अमेरिका से ज्यादा है। इसराइल इस लड़ाई को अमेरिका के हथियार के बिना नहीं जारी कर सकता। कल की ये रिपोर्ट है कि इसराइल के वेपन इंपोर्ट 69% अमेरिका से आते हैं और 30% जर्मनी से आते हैं। जी तो अगर अमेरिका ने, जो कड़ा फैसला होगा आने वाले महीने में या सप्ताह में, वो होगा कि जब अमेरिका अपने वेपन सप्लाई को रोक देगा। रोक देगा। मेरे ख्याल से रिजोल्यूशन पे वीटो न करके उन्होंने नेतन्याहू को चिताया है कि आप हमें आखिरी हथियार न इस्तेमाल करने दें। जी जी और सबसे बड़ी मुश्किल होगी इसराइल की, वैसे भी इस लड़ाई को इसराइल अंतर्राष्ट्रीय सहमति के बिना नहीं लड़ सकता। हमास का अतिवाद होना सबको समझ में आता है, पर इसराइल को एक जिम्मेदार राज्य के तौर पे व्यवहार करना पड़ेगा, ना कि एक जी। मिलिशिया के तो तरह। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अभी एक तरह से ये चेतावनी है नेतन्याहू को, अमेरिकी प्रशासन की, अमेरिकी राष्ट्रपति की, जो उन्होंने प्रस्ताव से एब्सटेन किया है वोटिंग में। आगे कड़े कदम और उठाए जा सकते हैं। 69% आर्म सप्लाई जो है इसराइल की वो अमेरिका से आती है, और अमेरिका की मर्जी, अगर अमेरिका सख्त कदम उठाता है तो इसराइल के लिए ये मुश्किल होगी। बहुत शुक्रिया आपका युवराज जागिर और मंजू सेठ हमारे साथ जुड़ने के लिए।